नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम चर्चा कर रहे हैं उन रोहिंग्याओं की जो यहां भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और उनको यहां के लोग पनाह दे रहे हैं। अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम बिंदास बोल में भी हमने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश का नागरिक बनाने की साजिश का पर्दाफाश किया था। उसका असर अब होता दिख रहा है। यूपी एटीएस ने 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहां रह रहे थे। बात सिर्फ रोहिंग्याओं या बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत के मूल नागरिकों के अधिकार को छीनने या उसे बांटने की नहीं, बल्कि इनकी मौजूदगी से देश की सुरक्षा पर आ रहे गंभीर खतरे की है। देश का नागरिक बनकर देश के खिलाफ काम करने वाले इन घुसपैठियों को इतनी ताकत आखिर यहां कौन दे रहा है? किसकी मदद से ये घुसपैठिए देश के मूल नागरिकों के अधिकार को न सिर्फ छीन रहे हैं बल्कि उनकी हत्या भी कर रहे हैं? कौन है जो इसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? इसी पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ साथ हिंदू धर्माचार्य और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुदर्शन के बिंदास बोल कार्यक्रम का बिंदास असर। नागरिकता जिहाद पर यूपी सरकार का बड़ा कदम। यूपी से हुई 11 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाए थे पहचान पत्र। जी हां, ये सुदर्शन चैनल के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में 8 मई को चलाए गए नागरिकता जिहाद एपिसोड का ही असर था कि यूपी में सरकार और खुफिया तंत्र हरकत में आया और प्रदेश से 11 रोहिंग्याओं को खोज निकाला गया जो फर्जी दस्तावेज के जरिए पहचान बनाकर भारत में रह रहे थे। 7 जून को इस मामले में गाजियाबाद से 2 रोहिंग्या जिहादियों आमिर हुसैन और नूर आलम की गिरफ्तारी हुई तो संत कबीर नगर से अजीमुल हक, हसन अहमद और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ से अमानुल्लाह गिरफ्त में आया तो शामली से अब्दुल माजिद, नोमन अली, मोहम्मद रिजवान खान और फुरकान हुसैन एटीएस की पकड़ में आए। यूपी में बाकी जिलों में भी रोहिंग्याओं की तलाश तेज कर दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिलों के कप्तानों को कड़े निर्देश दिए हैं। इन जिहादियों के पास से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बरामद किए जा चुके हैं जो नागरिकता जिहाद की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ जहां देश की सुरक्षा एजेंसियां रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुकी हैं, वहीं वोट बैंक के सौदागर, कथित बुद्धिजीवी व सेकुलरिज्म के ठेकेदार इन रोहिंग्याओं के समर्थन में तन कर खड़े हैं। दरअसल इन रोहिंग्या जिहादियों की कोशिश है कि वो किसी तरह यहाँ की नागरिकता हासिल कर अपनी संख्या बढ़ाएं और बाद में आबादी के लिहाज से भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा सकें, क्योंकि देश में जब से सीएए कानून आया है तब से देश भर में रोहिंग्याओं में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की मुहिम सी चल गई है। सिर्फ यूपी के प्रयागराज जिले में नजर डालें तो 28 अगस्त 2018 को यानी सीएए से ठीक एक दिन पहले के सभी पंजीकरणों का हमने विश्लेषण किया। सीएए आने के पहले दिन एक नगर पालिका के अंदर जहां पहले लगभग 85 लोग पंजीकरण कराते थे, वहीं सीएए आने के बाद उसी नगर पालिका के अंदर अब लगभग 213 लोग प्रतिदिन पंजीकरण करा रहे हैं, यानी 250% की वृद्धि हुई। अब हम मुसलमानों के द्वारा कराए गए पंजीकरणों को देखें तो सीएए आने के पहले एक दिन में नगर पालिका के अंदर जहां पहले 14 मुसलमान पंजीकरण कराते थे, वहीं सीएए आने के बाद उसी नगर पालिका के अंदर अब लगभग 85 मुसलमान लोग प्रतिदिन पंजीकरण करा रहे हैं, यानी 600% की वृद्धि हुई। ये सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है, यानी आप सोच सकते हैं कि ये रोहिंग्या जिहादी हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, जिनको बसाने में जिहादी पूरा योगदान दे रहे हैं ताकि जनसंख्या के आधार पर देश और सत्ता दोनों को हथियाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यहाँ तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश की न सिर्फ सुरक्षा बल्कि नागरिकों के मूल अधिकार, जो कि यहाँ के मूल नागरिक हैं, उनके मूल अधिकारों पे किस तरीके से कब्जा जमाने या वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा है, कौन है ये घुसपैठिए, इन घुसपैठियों को भारत में मदद कौन दे रहा है, कौन है इसके पीछे जो हाथ दे करके खड़ा है, कहाँ से इन्हें शक्ति मिल रही है, कौन है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, इनसे हम बात करेंगे। शमशेर पठान जी है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर है, पूर्व आईपीएस है, इसके अलावा मुस्लिम मामलों में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा खेमचंद शर्मा है, बीजेपी के नेता है, प्रखर नेता है, बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं इन मुद्दों पर। इसके अलावा आदेश भारद्वाज है जो कि युवा कांग्रेस नेता है और
अच्छी समझ रखते हैं इन सारी मामलों की। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है। शुरुआत शमशेर पठान जी मैं आपसे करना चाहूँगा इस चर्चा की कि जिस तरीके से यह मामला आया है, हम लोगों ने पहले भी दिखाया था अपने बिंदास बोल में कि किस तरीके से घुसपैठिए जो है वो यहाँ के नागरिक बनने के लिए, यहाँ भारत का नागरिक बनने के लिए फर्जी कागजातों के आधार पर अपने जन्म को पंजीकृत करवा रहे हैं एसडीएम के यहाँ पे। और ये बड़ा आसान है, एसडीएम बिना किसी कहे जो वेरिफिकेशन के, बिना किसी वेरिफिकेशन का इनका पंजीकरण करा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने पैकेज में भी दिखाया है कि करीब 250, जहां 14 लोग पहले सामान्य दिनों में पंजीकरण कराते थे अपनी नागरिकता के लिए, वहां पर अब 85 करीब 250% का जो है वो वृद्धि देखा जा रहा है। क्या जब तक ये रोहिंग्या, मेरा आपसे सवाल है कि जब तक ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए, जब तक इनकी पहचान नहीं होती है कि ये घुसपैठिए, जब तक इनको एटीएस के द्वारा पकड़ नहीं लिया जाता है, तब तक इनकी पहचान समाज में एक मुसलमान के रूप में ही होती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग, राजनीतिक लोग, ना सिर्फ मैं कहूँगा कि केवल इनकी जाति या इनके धर्म के जैसे लोग नहीं, राजनीतिक लोग जो इनका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे ना सिर्फ देश को खतरा है बल्कि मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि वो उनके नाम पर भी यहाँ पर अपनी पहचान बनाकर रहते हैं। बाद में जब वो गिरफ्तारी उनकी होती है तो खुलासा होता है कि अरे ये तो रोहिंग्या से, जैसा कि आज 11 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया यूपी एटीएस ने। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? मुकेश जी, मैं तो पहले बात तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यूपी पुलिस को कि उन्होंने उनको पहचाना, पकड़ा, उस पर कार्रवाई की जी। लेकिन आप ये समझिए सबसे पहले कि ये अंदर घुसे कैसे, ये सवाल पहला सबसे पहले आता है। एक दूसरे राष्ट्र के लोग हमारे राष्ट्र में घुस रहे हैं और अनचेक होके वो आ रहे हैं, तो इसको जवाबदार कौन है, पहले शुरुआत यहाँ से कीजिए। जब टंकी में से जब पानी लीक होता है, हम लीक ढूंढते हैं कि लीक किधर है और उस लीक को बंद करते हैं। सबसे पहले आपका जो बीएसएफ है ना, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसको आप जरा वो नॉन करप्ट बनाइए। वहां पर मैं आपको बता दूं, मैं आई ब्रांच में मुंबई पुलिस में काम कर चुका हूं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेशियों का काम करती है, उस ब्रांच में मैं काम कर चुका हूं 1996, 1997 में। उस वक्त जब मैंने बहुत बांग्लादेशी पकड़े, मेरा रिकॉर्ड है, अभी भी मेरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा नहीं, मैंने एक टाइम में 300 बांग्लादेशियों को मैंने उनके गाँव भेजा था। मैंने जब मैं इंक्वायरी किया तो उनका कहना ये था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आप पैसा दीजिए, आप पहले पैसा दीजिए, मॉर्निंग में आपको सबको छोड़ देंगे। तो वो आ कैसे रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए। पकड़ना मुश्किल तो बहुत मुश्किल है, फिर भी पकड़ लिया, अच्छी बात है, क्योंकि सबके चेहरे एक होते हैं, सबका रहन सहन एक होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किस तरह से कहेंगे कि वो रोहिंग्या है? सब डॉक्यूमेंट शुड बी देयर विद देम। अब मुझे बताओ कि इनको उनकी कंट्री एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो बताएंगे कि आप रोहिंग्या बता रहे हैं, इन्हें हमारे मुल्क के बता रहे हैं, आप इनका हमें प्रूफ दीजिए, हम इन्हें अपने पास ले लेंगे। आपके पास में प्रूफ नहीं है उनके बारे में, आपके पास प्रूफ कैसा है कि ये रोहिंग्या है? बिल्कुल आप सही बोला, लेकिन ये पहचान करने का तरीका भी है, पहचान करने का सर तरीका भी है। आप जो हमारी है, बॉर्डर को सील कीजिए, बॉर्डर को, बांग्लादेश की बॉर्डर से आते हैं ये। देखिए बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बॉर्डर को सील करना चाहिए। ये सारे घुसपैठिए बॉर्डर के जरिए ही आए हैं, लेकिन ये आज तो नहीं आए हैं ना। वापस चाइना वॉल की तरह वॉल बनाइए, किसी को आने मत दीजिए मेरे मुल्क में, कि मैं भी जवाबदार इस मुल्क का हूं, आप ही नहीं, ये बीजेपी का मुल्क नहीं, ये मेरा भी मुल्क है। और मैं भी तकलीफ में उसमें आता हूं कि बाहर के लोग आके अगर मेरे हिस्से में खाए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई बाहर का नहीं आना चाहिए। पहली बात तो हुकूमत फेल है, आप हुकूमत का कान पकड़िए, बीजेपी वाले नेता जवाब दीजिए, क्या कर रही है आपकी हुकूमत, क्या कर रही बीएसएफ, कैसे अंदर आ रहे हैं ये 7 साल में कितने अंदर आए? खेमचंद जी हमारे साथ, खेमचंद हमारे साथ हैं, खेमचंद जी है बीजेपी के प्रवक्ता है, सुन रहे हैं आपकी बात को। बिल्कुल, क्या गवर्नमेंट कर रही है? ये उनका फेल्योर, किसी एक को ब्लेम मत कीजिए आप। नहीं, मैं इसका जवाब मैं भी दूंगा, लेकिन मुझे लगता है खेमचंद जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। खेमचंद जी, की गई है, बॉर्डर पे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, बॉर्डर को आसमान से भी मॉनिटर किया जा रहा है सैटेलाइट के थ्रू। हर तरीके से अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जा रहा है, ताकि जो आप चीजें फॉल्ट दिखा रहे हैं कि ह्यूमन करप्शन की वजह से या ट्रस्ट की वजह से, किसी सेटिंग की वजह से लोग जो अंदर आ जाते थे, उन पर रोक लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी पे पूरी ताकत से, पूरे फोकस से काम कर रही है, और हम टेक्नोलॉजी को उसका पार्ट बना रहे हैं, ताकि जो ह्यूमन एरर्स हैं या जो करप्शन है वो हमारे देश को कमजोर ना कर सके और ऐसी समस्या को हम खत्म कर सकें। लेकिन शमशेर भाई सुन लिए, आपको सुना है, लेकिन ऐसे जो बांग्लादेशी हैं
या ऐसे जो रोहिंग्या हैं हमारे देश में बरसों से आते हैं और हमारी सरकार बनने से पहले करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में आ चुके थे। अरे 7 साल में क्या थे आपने, कितने पकड़े? 7 साल में कितने लोगों को पकड़ा आपने, कितने लोगों को ढूंढा आपने? 7 साल। और लाखों की संख्या में यहाँ पे रोहिंग्या आ गए और रोहिंग्या को बंगाल से ले जाके बीएसएफ ने कश्मीर में तो नहीं बसाया। अरे बीएसएफ तो उनको ले जाकर और जम्मू में तो नहीं बसा सकती। जम्मू में बसाने वाली कांग्रेस थी, जम्मू में बसाने वाले लोग ब्रिटिश हैं, जम्मू में बसाने वाले वो लोग थे जो जम्मू का जो डेमोग्राफी है उसको बदलना चाहते थे, जो उस समय सत्ता में थे। यह समझना पड़ेगा। अगर रोहिंग्या अगर बर्मा से लेके जम्मू, बिल्कुल आपकी आवाज खेमचंद जी, आपकी आवाज में शायद कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक ग्राफिक्स। मुकेश जी आवाज सही आ रही है? जी अब आ रही है मेरे को लग रहा है कुछ बिल्कुल। अभी ऑडियो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि ऑडियो को ठीक करें, लेकिन इस बीच में मैं आपको एक ग्राफिक्स के जरिए एक चीज दिखा रहा हूं कि जो सबसे बड़ा सवाल जो हमने अपने शुरू में उठाया था इस प्रोग्राम के कि आखिर कौन वो लोग हैं जो पीछे से संरक्षण दे रहे हैं, कौन वैसे लोग हैं जिनकी ताकत इन लोगों के साथ है और वो भले ही छुपे तरीके से या घुसपैठ करके देश में घुसते हों, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें मजबूती कौन देता है, उनका आधार कार्ड कौन बनवाता है, उनका वोटर आई कार्ड कौन बनवाता है और कौन उसका राजनीतिक इस्तेमाल करता है, ये हमारे स्क्रीन पे आप देखिए। हर एक राज्य में देश के उनके रहनुमा हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान जो उनके विधायक हैं वो उनको ना सिर्फ पनाह दे रहे हैं बल्कि उनके लिए रोहिंग्याओं के लिए अलग से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है ज़कात फाउंडेशन की तरफ से। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार इन रोहिंग्याओं को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसके साथ में कांग्रेस के लोग हैं वो उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, उन्हें अपने वोट बैंक राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर केवल आज नहीं बल्कि 50-70 साल से यहां पर घुसपैठियों को मदद दी जा रही है, यहां पे पनाह देती जा रही है। राजस्थान में भी यही हाल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव और कांग्रेस की सरकार जब से रही है तब से यहां पर रोहिंग्याज और घुसपैठिए जो है आकर के अपना पैठ बनाते रहे। पश्चिम बंगाल बहुत पैठ कहे जो कि बहुत ही पुराना यहां पर इनका इतिहास रहा है। ममता बनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बासु और कांग्रेस किसी की भी सरकार हो बंगाल में वहां पर घुसपैठिए को एक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और राजनीतिक संरक्षणों के आधार पे ये घुसपैठिए मजबूत होते रहे और वहां की राजनीति को बदलते रहे हैं, प्रभावित करते रहे। और जिससे अभी जो 2021 की जो इलेक्शन हुआ था, 2021 में विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भी इन घुसपैठियों ने अच्छी खासी मदद की थी, अच्छी खासी जो है इनकी पैठ रही थी यहाँ पर। बिहार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पे भी यही आरोप है कि इन लोगों ने भी घुसपैठिए को अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ ना सिर्फ आने दिया बल्कि इनके वोटर आई कार्ड बनवाए, इनका राशन कार्ड बनवाया, इनका आधार कार्ड बनवाया और इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। इसके अलावा तेलंगाना में यही काम ओवैसी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी यही काम तेलंगाना में कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उनको अभी तक वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ, लेकिन तेलंगाना में ओवैसी ने उन रोहिंग्याओं का वैक्सीनेशन करवाया कैंप लगा करके जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जो कि घुसपैठिए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है यहाँ पर, उनको भी वहाँ पर टीकाकरण, वहाँ उनका वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं उनका दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक वैक्सीनेशन तक नहीं करवाया है। ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सब नेताओं, इन्हीं सब चेहरे के बूते जो रोहिंग्याज हैं या जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं हमारे देश में रहकर ना सिर्फ हमारे बिल्कुल, तो ये सारे चेहरे थे जो हमने दिखाए। हमारे अपने गेस्ट के साथ पास एक बार मैं फिर से जाऊंगा, हम एच.एस. रावत जी के पास जाना चाहेंगे। एच.एस. रावत जी क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो रोहिंग्याज हैं ये हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रही है, हमारी सभ्यता पे, धर्म पे, संस्कृति पे खतरा है? रावत जी। शमशेर पठान जी ने बड़ा अच्छा बोला है जी, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं कि हिंदुस्तान पर अगर इस तरह के लोग आते हैं तो हमारे हक को खाते हैं। लेकिन ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या दूसरे मुसलमान हैं जो भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं, ये इनका एक इतिहास है, ये इस्लाम जिहाद का एक इतिहास है, आज से नहीं है, ये 1100 ईस्वी से चल रहा है जी। हिंदुस्तान जब सोने की चिड़िया होता था तब से इनकी एक सोच है कि भाई किसी भी प्रकार से आप अटैक करो इनके ऊपर। जो कुरान की आयतें हैं उसका एक हिस्सा है, कुरान में अल तौबा आयत है,
आले इमरान है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जहां भी हिंदू हैं, अगर वो मुसलमान नहीं बनते तो इनके साथ भाईचारा ना रखो, धर्म पे मत जाइए। रावत साहब, आप धर्म पे मत जाइए। रावत साहब, इनसे जजिया टैक्स बात लो, कीजिए। आप तो ये हिस्सा लिख के लाए हो, पढ़ रहे हो, बात कीजिए सामने। पाकिस्तान आप बन पे गया, बात करो, क्या लिख के लाए हो, पढ़ रहे हैं आप? ये सब इनकी जिहाद का एक हिस्सा है। धर्म की बात मत करो आप, कि किसी रोहिंग्या भी का प्रकार प्रॉब्लम से मत करो। मेजॉरिटी में ये बन जाए। आज के बिंदास बोल में हमने इस मुद्दे को उठाया है। आज रात में 8 बजे जो बिंदास बोल हमारा चलेगा। रावत जी आप जो कह रहे हैं इसी पे हम आज बिंदास बोल भी कर रहे हैं। डिस्कशन में जो भी गतिविधियां होती हैं, देखिए शमशेर पठान मीठी मीठी बातें करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे लगता है कितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अगर क्या फालतू डिसीजन लगा आपने यार? ये इन्हीं को अगर भगाना शुरू करेंगे बात तो रोहिंग्या ये की आ रही है, NRC का धर्म पे विरोध चले करेंगे, गए। यही सीए का विरोध करेंगे। मुकेश जी, बंद सबसे कीजिए पहले बात यही इनकी है। विरोध करते हैं, उनका माइक बंद करो। हंगामा खड़ा करते हैं और उसके बाद में प्रदर्शन करते हैं लगातार, यही दो तरफी बातें करते हैं। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मेरा लेकिन सवाल रावत साहब, मेरा सवाल था कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं उससे हमारे धर्म और हमारी संस्कृति और हमारे जो भारत के जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जिसपे कि हमारा अधिकार है, यहाँ के मूल नागरिकों का अधिकार है, उस पे जो खतरा हो रहा है, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको रोकने के लिए आप कहते हैं जिम्मेदार किसको मानते हैं? कि आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल बॉडी है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सत्ता में जो सरकार जो चला रहे हैं, क्या वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इनको एंट्री देते हैं? जैसा कि शमशेर जी ने कहा कि घुसपैठिए को बॉर्डर से रोकना है। बॉर्डर से अगर वो देश में आए हैं तो वो आज नहीं आए हैं, बल्कि 70 साल से यहाँ पर है, आज़ादी के बाद से आ रहे हैं, और आज़ादी के बाद से लेकर 70 साल तक देश में जिसका शासन रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और वो पार्टी है कांग्रेस। और कांग्रेस के कांग्रेस के प्रवक्ता है, रावत जी आपके पास आऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं आदेश भारद्वाज जी, उनसे मैं पूछूंगा। आदेश जी, सारी बातें घूम फिर के आकर के कांग्रेस पे खत्म होती है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी समस्याएं हैं, वो कांग्रेस की दी हुई है, कांग्रेस की पैदा की हुई है। क्या जवाब देंगे आप? जी, आप एक बहुत ही जिम्मेवार पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकलन करते और आंकड़े निकालते सही से तो आपको पता चल जाता कि कांग्रेस घुसपैठियों के साथ किस तरह से डील करती है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डील करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, तो 84,000 से ज्यादा घुसपैठियों को हमने वापस भेजा था। जो है ये ऑन रिकॉर्ड है जो है, और जो बॉर्डर पे रोके गए वो अलग चीज है, लेकिन 84,000 घुसपैठिए वो थे जो हमने वापस किए। आज 7 साल मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, लेकिन 7 साल में कितने घुसपैठिए वापस किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। 700 कुछ संख्या है जो वापस किए गए हैं। तो ये जो अंतर है ये आप अंतर समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश को गुमराह किया जा रहा है, देश को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का चुनाव, आदेश जी, एक तरफ आप कह रहे हैं, ये आंकड़े सही आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ तो आप कह रहे हैं जो इनको बाहर भेजा जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब इनको बाहर करने के लिए या इनको रोकने के लिए CAA लाया जाता है, चाहे जो NRC जो लाई जाती है, तो आप NCR जो लाई जाती है, तो आप कह रहे हैं कि ये गलत है, इसका विरोध करते हैं। तो राजनीतिक रूप से बात जी मुकेश जी, हमने सीए अलग चीज है, सीए को इससे मत जोड़िए आप घुसपैठ से। भारत के संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं से होना चाहिए। शमशेर जी, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इनको उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना है, इनको पोलराइजेशन करना है, इनको लोगों में नफरत डालनी है, लोगों में झगड़े कराने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और आपने ये भी कई बार कहा कि कौन राजनीतिक पार्टी इनका इस्तेमाल करती है। आज देश पूरी तरह से समझ गया कि कौन इसका इस्तेमाल करता है। सारा देश इसको जानता है कि भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, खेमचंद शर्मा जी हैं यहाँ बीजेपी की तरफ से, वो जवाब देंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं खेमचंद जी। आज हर देखिए मुकेश जी, ये हजारों की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान से जब उसका बंटवारा हुआ, करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में आए और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको भारत में बसाया, उनको पूरी तरीके से सहायता दी, उनको वापस नहीं जाने दिया। वो बांग्लादेशी पूरे देश में इन्होंने घुमा घुमा के उनको बसाया। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी, जहाँ जहाँ ये बसा सकते थे, उनको बसाया। लगातार इनके शासन में बांग्लादेशी भारत में घुसते रहे। ये हजारों की बातें करते हैं, महीने में लाखों बांग्लादेशी भारत में आते थे, और जो भारत में आ गया वो वापस नहीं जाता था। जिस तरीके से आपने नाम बताए, पहले कम्युनिस्टों ने बांग्लादेश से आने वाले जो बांग्लादेशी हैं उनको हमारा जो बंगाल है उसमें बसाया, पश्चिम बंगाल में बसाया। उन्होंने जो
इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज की। आज आसाम के कई जिलों की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने अपनी सत्ता में, कांग्रेस ने अपने शासन में बांग्लादेशियों को वहां पे बसाया। वहां का जो मूल निवासी था, जो भारतीय था, वो माइनॉरिटी में आ जाता है। वहां की जो संस्कृति है वो माइनॉरिटी में आ जाती है, और जो बांग्लावासी हैं वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। वैसे ही रोहिंगा, अरे भैया कैसे रोहिंगा जम्मू में जाके बस गए? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलीभगत नहीं होती, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सह नहीं होती, अगर स्टेट में अब्दुल्ला की सह नहीं होती, तो बांग्लादेशी जम्मू में जाके नहीं बस सकते थे। जम्मू में जाके रोहिंगा नहीं बस सकते थे। जब उनको उखाड़ा जाता है, इनके बड़े बड़े वकील कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि रोहिंगा को बाहर मत आदेश जी भेजो। कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदेश जी मुकेश जी आपका बहुत प्रेस्टिजियस चैनल है, आपका सम्मानित चैनल है। कम से कम इसके ऊपर इस तरह का झूठ फरेब फैलाने का मौका आपको लोगों को नहीं देना चाहिए। मैंने क्या इसमें क्या झूठ है? इसमें क्या झूठ है? क्या है? आप बताइए, जवाब हम देंगे आपको। हम कभी झूठ नहीं फैलाते। मैंने आपको बताया कि 8 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये बुरी तरह से हार रहे हैं। कैसे आ वहाँ गए? पे एक बच्चा, जम्मू में बांग्लादेशी कैसे पहुंच गए? कैसे वहाँ पे बस्तियां बन गई? कैसे उनको जमीन एलोकेट हो गई? कैसे उनको पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन? भारद्वाज जी, जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल तो बिल्कुल सामान्य सा सवाल है ना, जवाब दीजिए उसका। आधार कार्ड बनवा दोगे, बिजली का कनेक्शन दे दोगे, गैस कनेक्शन दे दोगे, पानी का कनेक्शन दे दोगे, आ सकता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, भारत की एक बड़ी जमीन को लेके बैठे हुए हैं, अब उनको भारत में दोबारा क्यों बुलाया जाए? क्यों यहाँ पे नागरिकता दी जाए? क्यों यहाँ पे उनको अपने संसाधनों पे कब्जा करने दिया जाए? आपको दर्द होता है, एनपीआर होता है, तो आपको लगता है कि भाई यदि रिकॉर्ड पूछेंगे, अगर उनके जो बाप दादा की डिटेल पूछेंगे तो पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, शासन प्रशासन को पता चल जाएगा, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, उनको आदेश जी जो कांग्रेस की सत्ता चली जाएगी, कांग्रेस की राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आप आदेश जी ये जवाब तो आपको देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देना चाहिए आपको, जो खेमचंद जी कह रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश के बॉर्डर से अगर कश्मीर की दूरी की बात करें तो करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर 2000 किलोमीटर तक जाकर के कैसे रोहिंग्याज या बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश से निकल करके कश्मीर में अगर बसते हैं, तो जरूर ना कोई जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, चाहे बीच में पड़ने वाली जितने भी स्टेट की सरकार हो, सभी से कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलती होगी, तभी यह संभव हो पाया है। शमशेर जी, इससे पहले आप कह रहे थे कि CAA से इसे ना जोड़ा जाए। आपको मैंने कहा था कि CAA से क्यों ना जोड़ा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि CAA जो कानून है, मुझे आपको ही पता होगा कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से सताए जो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख हैं, उनको जो है यहाँ भारत में नागरिकता दी जाए, जो वहाँ से सताए हुए हैं और भारत में आकर के शरण लिए हुए हैं। आपने कहा, और जो CAA का जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा जाए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुसलमानों को जोड़ दिया जाएगा तो फिर ये जो शरणार्थी हैं, जो घुसपैठिए के रूप में यहाँ पर आए हैं, जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्यास, वो भी अपनी नागरिकता का दावा करेंगे? शमशेर जी के नेताजी खेमचंद जी से मेरा सवाल है कि मुझे आंकड़ा बताइए कि नहीं, पहले आप इसका जवाब दीजिए ना। आप कह रहे थे कि CAA से ये जुड़ा हुआ नहीं है। आप कह रहे थे सवाल में जवाब है, सुनो थोड़ा। हाँ, अरे थोड़ा सुनो। मेरे सवाल में जवाब है। खेमचंद शर्मा जी से मेरा सवाल है कि खेमचंद जी, अभी जो मुद्दा मुकेश जी ने उठाया, शरणार्थी का मतलब जो शरण लेते हैं, जो आते हैं, कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मुझे तकलीफ हो गई है, और वो गवर्नमेंट से गुहार करते हैं, गवर्नमेंट से नागरिकता मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास आंकड़े हैं कितने लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं जिन्होंने ऑफिशियल शरणगति पत्करी है, जिन्होंने शरणगति ली है ऑफिशियली, और जिन्होंने नागरिकता मांगी है? ये जरा फिगर दीजिए जरा खेमचंद शर्मा जी। अच्छा, अभी नहीं दे रहे हैं, अगली बार डिबेट में आप जरूर लेके आना वो। अभी अगर है तो दीजिए, कितने शरणार्थी हमारे भारत में इस वक्त है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं? एक रफ फिगर दीजिए, रफ फिगर कितने हैं वो? खेमचंद जी
देखिए, शमशेर भाई की आवाज मेरे को सुनाई नहीं दी, तो मैं उस पर नहीं खेमचंद जी react कह रहे हैं कर कि कितने शरणार्थियों की संख्या की बात कर रहे हैं, कितने शरणार्थी हैं, उसकी संख्या आप कैसे तय करते हैं, क्या है आपके पास? देखिए, इनकी जो पूरी बात है मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आपको बताऊं कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में है, इलीगल तरीके से आए हुए हैं, और उनके जो आका हैं, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो उनको सनद दिए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे ही मुस्लिमों का नाम सीए में शामिल किया जाए, भारत की डेमोग्राफी बदल दी जाए, जो अभी इलीगल है उनको लीगल का टैग दे दिया जाए, और लगातार ऐसे ही लोगों को घुसा के भारत की संस्कृति और भारत की जमीन को खत्म करा दिया जाए। अरे भैया, एक बात बताओ, अगर मान लीजिए संख्या ठीक है, जो भी है, आप जो भी एक बात बताओ कि भारत से पाकिस्तान अलग होता है, धर्म के आधार से अलग होता है, जो भी है, 1000, 2000, 5000 या जो भी आप देख रहे हैं, लाख जो भी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? को भारत में नागरिकता, इलीगल नागरिकों को नागरिकता क्यों दी जाए? हाँ, जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो तो सबके लिए ओपन है। अगर लीगल तरीके से कोई पाकिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, अफगानिस्तान से आता है, दुनिया के किसी भी देश से मुसलमान आता है, आज भी भारत में उसको नागरिकता मिलती है। पिछले साल भी मिली थी, मोदी जी के 7 साल के पूरे ड्यूरेशन में मिली थी, लेकिन हम इलीगल को लीगल नहीं बनने देंगे। जो करोड़ों लोग आपने भारत में घुसाए हैं, कांग्रेस ने घुसाए हैं, उनको लीगल नहीं बनने देंगे, अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, अपनी डेमोग्राफी और संस्कृति को खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस ये चाहती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स वाले ये चाहते हैं, इलीगल टैग हटा दो, उनको लीगल कर दो, और भविष्य का भी रास्ता दे दो, ताकि भारत बर्बाद हो सके, भारत की डेमोग्राफी चेंज हो सके। आप क्या कहना चाहते हैं? जो यहाँ दिल्ली में रोहिणी में या जो मजनू के टीला में जो हिंदू शरणार्थी यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनकी तुलना बांग्लादेशी घुसपैठिए से करना चाहते हैं? आपका क्या कहना? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा है। जो हिंदू बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनके अत्याचार हुआ है, मजबूरी में वो भारत में आए हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं आए। इच्छा से आना होता तो हमारी संगठन कम आते, तो मजबूरी में आए हैं, शमशेर जी, जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपकी मंशा पे मुझे शक होता है। आपसे जो सवाल किया नहीं, आप बोलिए, सवाल कीजिए। रावत जी, मैं एचएस रावत जी के पास जाऊंगा। एचएस रावत जी बहुत देर से पूरी बात को सुन रहे हैं। एचएस रावत जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये मामला पूरा चल रहा है, जिस तरीके से ये सिर्फ मामला घुसपैठिए का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है एक तरीके से डेमोग्राफी को, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करके भारत पे अधिकार करने का मामला है, जो हमने यूपीएससी जिहाद में भी आपको दिखाया था। और आपको याद होगा, यूपीएससी जिहाद के दौरान हमने एक स्लाइड दिखाई थी, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, कश्मीर रेनेसां का, कश्मीर के पुनर्जागरण का दिया गया था, और उसमें कहा गया था ज़कात फाउंडेशन की तरफ से कि सबसे पहले अपनी आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाने के बाद से कंस्टिट्यूंसी में अपनी आबादी बढ़ाओ, फिर वहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपना करो, पार्लियामेंट पे कब्जा करो, विधानसभाओं पे कब्जा करो, उसके बाद देश आपकी मुट्ठी में होगा। इस तरीके की डेमोग्राफी की बात जब की जाती है, जब आबादी बढ़ाने की बात आती है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले आबादी बढ़ाते, चाहे जितनी मर्जी उतनी शादियां करो, आबादी बढ़ाओ, धर्मांतरण के जरिए आबादी बढ़ाओ, और तीसरा घुसपैठियों को बुला करके यहाँ नागरिकता दे करके अपनी आबादी बढ़ाओ। क्या रावत साहब, क्या आपको लगता है कि ये पूरी जो साजिश है वो गजवाए हिंद की तरफ इशारा करती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले इसमें कांग्रेस इन्वॉल्व रही वोटों के लिए। कांग्रेस की बड़ी गलती फिर भाजपा ने करी। एक ही सिक्के के दोनों पहलू रहे। जब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती महबूबा के साथ में इनकी सरकार थी, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं निकाला? अकालियों के साथ 10 साल पंजाब में इनकी सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं निकाला? नीतीश की सरकार है, क्यों नहीं निकाला? 16 साल से शिवराज सिंह चौहान ने क्यों नहीं निकाला? विजय राजे सिंधिया थी राजस्थान में, तो क्यों नहीं निकाला? सब जगह से निकालना चाहिए था ना इनको। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है मुकेश भाई कि ये दोनों पार्टी हिंदू का। रावत जी, अनगल बातें ना करो, कांग्रेस से हमें कंपेयर ना करो। भारतीय सुनिए, मैं बीजेपी के लिए भी बोलता हूँ, है भारत की संस्कृति को आगे रखने में है, और हम अपील की पॉलिटिक्स नहीं करते। सच्चाई सुनो नेताजी, सच्चाई सुनो जरा। आपका भाई बोल रहा है बांग्लादेशी इलीगल, मैं बार कहूंगा, जिनको घुसाया गया है, क्या कह रहे हो? लीगल टैग हम कभी नहीं देंगे। हम उनको बाहर निकालने के लिए गैर संकल्पित हैं, और हम उनको बाहर निकाल के रहेंगे।
अगर बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हो अरे तो खेमचंद जी मैं सुनिए जरा थोड़ा। अगर तुम्हें अरे सुनो रावत जी तो क्या मैं कह रहे हैं बुरा हो जरा जाता शर्मा हूं। जी। गलती तुम्हारी भी है, आप लोगों को करना चाहिए। 7 साल से क्यों नहीं कर रहे? निकाल के बाहर करिए, क्यों नहीं आप इनको। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी बिल्कुल, कमेंट बिल्कुल, आदेश बिल्कुल, जी के पास बिल्कुल। जाना चाहूंगा और आखिरी कमेंट देना चाहूंगा। आदेश जी, सारी बातें घूम फिर के आती है कि कांग्रेस के टाइम में ये जो अभी घुसपैठियों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, चाहे वो बांग्लादेशी सब, घुसपैठियों या सब रोहिंग्याज हो, पूरे ये सारे कांग्रेस के काल में आए हैं, बीजेपी के काल में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एक भी नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर हैं, जो कि बांग्लादेश में, असम में, राजस्थान में और पंजाब में आकर करके डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को चेंज कर रही है, सारे कांग्रेस काल में आए हुए घुसपैठिए हैं। कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं रोका? आदेश जी। मुकेश जी, दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों से की बजाय हिंदुस्तान में हमारा लिखा हुआ आर्टिकल है, लिखा हुआ कानून है, जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। उस कानून की खूबसूरती है कि उसके अंदर एक एक चीज को बारीकी से लिखा हुआ है, और उसी कानून के तहत मैंने आपको कहा कि 84,000 घुसपैठियों को हमने 10 साल के अंदर बाहर किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 करोड़ घुसपैठिए हैं, जो 10 10 करोड़ घुसपैठिए आ गए, उसके बारे में नहीं बताइए। 84,000 को आपने रोक दिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 7 साल अरे 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ घुसपैठिए हैं, वो आपके और हमारे हक को मार रहे हैं। वो आदेश जी, वो आपके अधिकार को भी मार रहे हैं, वो आपके बच्चों के अधिकार को भी छीन रहे हैं। मुकेश जी, अधिकार को वो नहीं छीन रहे, अधिकार को सरकार छीन रही है। 2017 के अंदर जिन बच्चों ने एसएससी की परीक्षा दी, 2018 में जिन बच्चों ने एसएससी की परीक्षा दी, ये सरकार उनका आज तक रिजल्ट नहीं दे सकी है। अब आप कहीं का सरकार बात, लोगों के अधिकार छीन रही है। कहीं की बात कहीं से आप जोड़ने लगते हैं, कहीं की बात कहीं से जोड़ने लगते हैं। बात हो रही है रोहिंग्या की, बात हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठिए की, आप एसएससी की रिजल्ट की बात करने लगे। नहीं, जब आपके पास जवाब नहीं होता है ना, तो आप इसी तरह आसपास की बातें करने लगते हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। फिलहाल मैं समझ गया आप सीधी बात, इसका जवाब नहीं देना चाहते और आपके पास कोई जवाब भी नहीं है इसका, इसलिए आप इससे बचना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशेर जी आप जुड़े हमसे, एच एस रावत जी आप जुड़े, खेमचंद शर्मा जी आपका और आदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये जो मामला है, ये जो मसला है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्यास का, ये मसला यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है। आज भले ही यूपी एटीएस ने 11 रोहिंग्यास को पकड़ा है, लेकिन ऐसे लाखों में ऐसे लोग हैं जो आपके और हमारे बीच में घुस करके आपके और हमारे बच्चों के अधिकार का हनन कर रहे हैं, उसके बदले की रोटी खा रहे हैं, उसके बदले की जमीन पे अपनी फसल उगा रहे हैं। इसलिए सावधान आप भी हो जाइए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उनका हक भी मार रहे हैं। आज उनको जरूर लग रहा होगा कि वो शायद उनके पक्ष की बात करेंगे, शायद उनके हक की बात करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब पता चलेगा कि ये तो उनके पीठ में भी छुरा भोंकने वाला काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।